नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बघाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे हर रोज़ हम एक टॉपिक को कवर करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। और कल हमने जो मनसबदार, जागीरदार और मुगलों के विषय में, औरंगजेब के विषय में जो किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा और उसको और अच्छे से आप उसको समझ लेना। वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वैसे तो हमने मुगलों को लगभग कवर कर लिया है, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मुगलों में रह गई है वो अब हम करेंगे। जैसे इनमें एक अकबर है ना, बहुत अच्छा राजा हुआ है, ठीक है। उसके विषय में आज हम थोड़ी सी अलग से चर्चा करेंगे। देखिए, जो अकबर है ना, उसका जो राजस्व मंत्री है वो है टोडरमल। कौन है? टोडरमल। और उसने है ना 10 साल तक कृषि का सर्वेक्षण किया था और फसलों के, यानी कि ना प्रत्येक फसल पर उसने कर निश्चित कर दिया था, ठीक है। यानी कि फसल के हिसाब से कर निश्चित किया था उसने कि भाई ज्वार पे ये कर होगा, गेहूं पर ये होगा, बाजरे पर ये होगा। यानी कि जिस कीमत पर जो फसल चलती है, यानी कि बिकती है, उसी कीमत को देखते हुए उसने कीमत के अनुसार क्या कर दिया था? कर को निर्धारित कर दिया था। इसने है ना प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया था, ठीक है। और प्रत्येक फसल के लिए यानी कि अलग अलग कर इसने लगा ही दिया था। और इस जो ये है ना, हर अलग फसल के लिए अलग कर जो लगाया है ना, इस प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा गया है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जब्त प्रणाली क्या होती है। जब्त प्रणाली वो होती है कि फसल के अनुसार जो कर लगाया जाता है उसे जब्त प्रणाली कहते हैं। और ये किसने लगाई थी? ये अकबर के जो राजस्व मंत्री है टोडरमल, उसने लगाई थी, ठीक है। और ये प्रणाली है ना, वैसे तो लगभग सभी राज्यों में लग गई, लेकिन गुजरात और बंगाल, इनमें है ना इस प्रणाली को नहीं लगाया गया था, क्योंकि फसलों के जो मुआवजा यानी कि लेना, जैसे कि भाई किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई गई है, किस फसल में कितना आमदनी है, या फिर किस फसल से कितना क्या कुछ फसल निकलेगी, ये है ना गुजरात और बंगाल में ये आंकना बहुत मुश्किल था। इसलिए वहां पर ये जब्त प्रणाली लागू नहीं की गई। और फिर एक अकबर की जो है अकबरनामा और आईने अकबरी, ये है ना अकबर की आत्मकथाएं हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों इतिहास अकबर के है ना मित्र और दरबारी अबुल फजल ने लिखे। यानी कि ये दोनों इतिहास है ना, अकबर का वह मित्र भी था और दरबारी भी था। कौन था वो? अबुल फजल ने लिखे थे। और इसमें है ना अकबर का इतिहास था, यह 3 जिल्दों में लिखा गया था। कितनी जिल्दों में लिखा गया था? 3 में। देखो, पहली जिल्द में तो अकबरनामा है ना, जो उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। यानी कि जो अकबरनामा है उसमें तो अकबर की जो पीढ़ियां हैं, पुरानी पूर्वज हैं, उनका ही बयान है, यानी कि उनका उल्लेख है। दूसरी जिल्द है जो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। यानी कि दूसरी जिल्द में क्या है? जो अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं कि भाई अकबर ने कौन सा युद्ध जीता, कहाँ, कब उसको राज्य मिला, कब कैसे, ये सब है ना उसकी घटनाओं का वर्णन है दूसरी जिल्द में। और तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। इसमें है ना अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य भूगोल का ब्यौरा है। यानी कि साम्राज्य भूगोल क्या होता है कि कितना क्षेत्र अकबर के राज्य में है और कितना नहीं है, ये सब है ना उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसकी 3 जिल्दें हैं और इनमें है ना इसने अलग अलग वर्णन किया हुआ है। और इसमें है ना समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है।
और आईने अकबरी में सबसे रोचक है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। सांख्यिकीय विवरण क्या होता है कि उसका जैसे कि इतना ये उतना वे, यानी कि संख्याओं में जिनका विवरण है, ये सबसे रोचक है आईने अकबरी का। ठीक है, देखो अकबर है ना बहुत ही अच्छा राजा हुआ है। इसने है ना हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेकर ये चला है, और इसने अपने प्रशासन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए हम इसको दोबारा से, यानी कि जो इसकी बातें रह गई थी उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अकबर की जो नीतियां हैं उनके विषय में अब हम करते हैं। जो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण थे ना, वो स्वयं अकबर ने ही निर्धारित किए थे, और विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से ही मिलता है। यानी कि जो भी निर्णय फैसले लेने होते थे ना, वो अकबर स्वयं निर्धारित करता था। ठीक है, और साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, और उन प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और सूबे का प्रशासक क्या कहा जाता था? सूबेदार, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों कार्य करते थे। यानी कि सूबेदार क्या क्या काम करता था? सूबेदार राजनीतिक और प्रशासनिक या सैनिक, ये सब काम सूबेदार करता था। और प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी होता था। वित्तीय अधिकारी यानी कि पैसे का लेन देन करने वाला अधिकारी होता था, जिसको क्या कहते थे? दीवान। जिसको क्या कहा जाता था? दीवान। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अफसरों का सहयोग लेना पड़ता था। सूबेदार कौन है? सूबे का जो प्रशासक है वो सूबेदार है, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें अफसरों का सहयोग लेना पड़ता था। अब जैसे कौन से हैं? बख्शी। बख्शी क्या काम करता था? सैनिक वेतन अधिकारी। यानी कि अकबर के समय में बख्शी का क्या काम था? ये सैनिकों को क्या करता था? वेतन प्रदान करता था। ठीक है, फिर है सदर। सदर नामक जो पद है, ये किसका था? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री को क्या कहते थे? सदर। यानी कि जो धर्म के कार्य किए जाते थे उनके मंत्री को क्या कहते थे? सदर। ठीक है, फिर है फौजदार। फौजदार क्या कौन होता है? फौजदार होता है सेना नायक। कौन होता है? सेना नायक। और कोतवाल होता है नगर का पुलिस अधिकारी। कोतवाल कौन होता है? नगर का पुलिस अधिकारी। परंतु है ना 17वीं शताब्दी के अंत में अभिजातों ने वफादारी छोड़ दी। यानी कि भाई इसके साथ फिर क्या कर दिया? अकबर को फिर ये आंख दिखाने लगे कि भाई जैसे जिसके पास जो पद था ना, वो उस पद का मालिक बन बैठा, और जिससे कि साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। यानी कि वो ये समझने लगे कि भाई इस इतने हिस्से के हम ही मालिक हैं, और उन्होंने अपने स्वामी के प्रति वफादारी छोड़ दी, जिससे कि राज्य कमजोर होने लगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अकबर है ना 1570 में फतेहपुर सीकरी में था ना, तो उसने उलेमा ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों, जो कि रोमन कैथोलिक थे, इनकी है ना जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। यानी कि जो धर्म के जो विभेद है ना, उनको खत्म करने के लिए अकबर ने इन धर्म के जो लोग हैं इनके साथ चर्चा शुरू की थी। और वहां पर है ना ब्राह्मण, धार्मिक रीति रिवाज और मदानता। मदानता क्या होता है ये आप समझना। मदानता होता है कि भाई कोई ऐसा कानून या एक्ट, उस समय पर ये कानून नहीं होते थे, या मान्यता, कि उसको ना बिना रोक टोक के उसको स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, तो इन पर है ना ये बल दे रहे थे। किस पर? ब्राह्मण किस पर? धार्मिक रीति रिवाज और मदानता पर बल दे रहे थे। और जो क्या थे? कट्टर थे। यानी कि कट्टर इसलिए थे भाई है ना, जो गरीब अछूत लोग हैं उनको तो मंदिर में नहीं बढ़ने देना, उनको शिक्षा प्रदान नहीं करनी। ठीक है, ये कट्टर थे। और फिर है ना अकबर ने इनके साथ सुलह ए कुल की। यानी कि सुलह ए कुल क्या होता है? सर्व शांति, यानी कि सर्वत्र शांति, यानी कि सभी जगह पर शांति हो, ऐसी नीति अकबर ने अपनाई थी। और यही नीति किसने अपनाई? सुलह कुल की आगे चलकर जहांगीर व शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया था। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी ना अकबर के विषय में, ये आज हम अलग से वीडियो में कर रहे हैं। इसलिए आप है ना
देखो मैं आपको अलग से करवा रही हूँ तो ये बात नॉर्मल सी है, समझ में आनी चाहिए आपको कि है ना, वीडियो जो अलग से बनाई है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, इसलिए आप है ना इस वीडियो को एक बार दो बार सुनते रहना, जिससे कि आपके एचटेट और सीटेट में बहुत ही सहयोगी होगी ये। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था, ये हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा है। और उसको बाद में क्या मिला था, नूरजहां का खिताब मिला था, यानी कि उसे फिर क्या नाम से जाना जाने लगा, नूरजहां। और नूरजहां ना जहांगीर के प्रति हमेशा ही क्या रही थी, वफादार रही थी। और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, और उन पर है ना उसका नाम भी लिखवाया गया था अपनी रानी का। ठीक है, ऐसे देखो अब जो अकबर के जो समकालीन थे उनके विषय में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। एक था ओटोमन तुर्की के सुल्तान थे, जिनका समय 1520 से 1566 के बीच माना जाता है। और एक थे इंग्लैंड के शासक है एलिजाबेथ, और ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, और ये है ना विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो कि अकबर का समकालीन था। और ये है ना टेरिबल टेरिबल नाम के से कुविख्यात था। देखो एक तो होता सुविख्यात और एक होता कुविख्यात, यानी कि इसकी ख्याति अच्छी नहीं थी, इसने अच्छे काम नहीं किए थे, इसलिए ये है ना कुविख्यात था। ठीक है, और फिर है ना अकबर ने एक किला बनवाया था आगरा में, और उसके निर्माण के लिए है ना 2000 तो पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले, और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, जो अकबर ने आगरा में जो किला बनवाया था उसके लिए 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले, और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। देखो अब कुछ नहीं पता, क्वेश्चन पूछने वाला पता नहीं क्या पूछ लिया, जैसे अब ये नहीं पूछते कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखना। ठीक है, ऐसे ही मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि भाई जो आगरा का किला है इसको बनाने में ये लगा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे अगली वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।